नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक का खास कार्यक्रम 1 मिनट पूरी रिपोर्ट। यहाँ हम आपको खबर दिखाते हैं रफ्तार से, लेकिन खबर दिखाते हैं विस्तार से। मैं हूँ आरती देशवाल। तो सबसे पहले बात करेंगे पंजाब के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद पंजाब पुलिस अब एक्शन मोड में नजर आ रही है और इसी मामले में एसटीएफ उत्तराखंड ने चेकिंग में 2 गाड़ियां पकड़ी है। देखिए, पंजाब के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद कई तरह के सवाल खड़े हुए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि किसने और किस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया। वैसे तो पुलिस की जांच में कई तरह के प्रश्नों के उत्तर निकलकर सामने आ चुके हैं, लेकिन पुलिस को अब सिर्फ और सिर्फ हत्या में शामिल सभी लोगों की तलाश है। अब इसी मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर भी सामने आई। एसटीएफ उत्तराखंड ने चेकिंग में 2 गाड़ियां पकड़ी है। सूत्रों को से खबर मिल पाई कि गाड़ी में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कुख्यात बदमाश मौजूद थे। इस बात की संभावना जताई गई थी। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य शामिल बताए गए। पकड़े गए लोगों से अब पूछताछ की जा रही है। पंजाब पुलिस की भी लगातार मदद ली जा रही है, क्योंकि पंजाब पुलिस ने भी दूसरे राज्यों से मदद मांगी थी। अब ऐसे में एसटीएफ और दून पुलिस देहरादून की नया गांव चौकी क्षेत्र में चेकिंग के दौरान ये 2 गाड़ियां पकड़ी गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये वही आरोपी हैं? क्या ये वही हत्यारे हैं जिन्होंने सिद्धू मूसेवाला को बेरहमी से मारा था? तो सिद्धू मूसेवाला के हत्याकांड के बाद अब लगातार पुलिस एक्शन मोड में है। उत्तराखंड एसटीएफ की भी मदद ली जा रही है और माना जा रहा है कि बहुत जल्द हत्यारे पुलिस की गिरफ्त में होंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद उनके पिता ने सीएम भगवंत मान को चिट्ठी लिखकर सीबीआई जांच की मांग की। तो पंजाब के सीएम ने हत्याकांड की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से करवाने की बात कही है। रिपोर्ट। पंजाब के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान को चिट्ठी लिखकर बेटे की हत्या की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। सीएम भगवंत मान को लिखी चिट्ठी में बलकौर सिंह ने कहा है कि सुरक्षा वापस लेने और इसका आकलन करने वालों को जवाबदेह ठहराना चाहिए। साथ ही डीजीपी ने इसे हत्या को गैंगवार से जोड़ा है, जिससे हमारा पूरा परिवार परेशान है। अपने बयान के लिए डीजीपी को सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए। मूसेवाला के पिता की इस चिट्ठी पर अब सीएम भगवंत मान ने बड़ा बयान दिया है। सीएम भगवंत मान ने कहा कि हत्या में शामिल किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम ने हत्याकांड की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से करवाने की बात कही है। साथ ही उन्होंने डीजीपी के बयान पर भी स्पष्टीकरण मांगा है। इतना ही नहीं, सीएम मान ने सिद्धू मूसेवाला की सुरक्षा घटाने के फैसले पर भी जांच के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि पंजाब के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की मानसा के जवार के गाँव में हत्या कर दी गई थी। उनके साथ उनके 2 और साथी थे जो कि गंभीर रूप से घायल हुए थे। तो एक दिन पहले ही सिद्धू मूसेवाला के साथ साथ 424 लोगों की पंजाब में सिक्योरिटी हटा दी गई थी। उससे अगले दिन ही हत्याकांड हुआ। अब इसी को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद राजनीति भी गर्मा गई। पंजाब से लेकर चंडीगढ़ और जम्मू में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से जोरदार प्रदर्शन किया गया और आम आदमी पार्टी के खिलाफ नारेबाजी भी हुई है। देखिए, पंजाब के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद राजनीति तेज हो गई है। मूसेवाला की हत्या के विरोध में कांग्रेस ने पंजाब से लेकर दिल्ली तक प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, तो वहीं दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर का घेराव किया गया। इस मामले में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि हत्या में शामिल किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम मान ने हत्याकांड की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से करवाने की बात कही है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या को लेकर चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता मूसेवाला की हत्या के विरोध में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के घेराव को करने के लिए पहुंचे। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने चंडीगढ़ में भी आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। मूसेवाला हत्याकांड के विरोध में जम्मू में भी युवा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार में नशा और आतंकवाद बढ़ रहा है। पार्टी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के तौर पर भगवंत मान विफल रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद एक तरफ तो जांच आगे बढ़ रही है और दूसरी तरफ सियासी हलचल भी बढ़ रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बेंगलुरु में एक कार्यक्रम के दौरान भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत पर स्याही फेंकी गई है। इसके बाद स्याही फेंकने वाले को राकेश टिकैत के समर्थकों ने पकड़ लिया, उसकी पिटाई कर दी गई। रिपोर्ट देखिए। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत पर बेंगलुरु में एक कार्यक्रम के दौरान स्याही फेंकी गई। राकेश टिकैत बेंगलुरु के
प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे। जिस समय टिकैत पीसी करने वाले थे, उसी समय एक अज्ञात शख्स ने उनके ऊपर स्याही फेंक दी। इसके बाद राकेश टिकैत के समर्थकों ने भी स्याही फेंकने वाले शख्स को बुरी तरह से पीटा। इस दौरान बेंगलुरु प्रेस क्लब में जमकर हंगामा हुआ। लोगों ने एक दूसरे के ऊपर कुर्सियां फेंकी। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में सोमवार को प्रेस क्लब में राकेश टिकैत की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही थी, जिसमें युद्धवीर सिंह भी शामिल थे। इससे पहले कि टिकैत वहां पर मौजूद मीडिया के सवालों का जवाब देना शुरू करते, किसी अज्ञात शख्स ने विरोध जताने के अंदाज में राकेश टिकैत और युद्धवीर सिंह पर स्याही फेंक दी। आपको बता दें कि किसान नेता ने एक स्थानीय चैनल के स्टिंग ऑपरेशन के दौरान सफाई देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान नेता राकेश टिकैत से कोडिहल्ली चंद्रशेखर के बारे में सवाल किया गया, वैसे ही स्थानीय किसान नेता के समर्थकों ने टिकैत पर स्याही फेंक दी। टिकैत इतना जवाब दे पाए थे कि उनका कोडिहल्ली चंद्रशेखर से कोई लेन देन नहीं है कि तभी चंद्रशेखर के समर्थकों में से एक ने राकेश टिकैत के ऊपर स्याही फेंक दी। इससे राकेश टिकैत के कार्यक्रम में मौजूद समर्थक भड़क गए। तो इस कार्यक्रम में लात घूंसे भी चले गए, कुर्सियां भी फेंकी गई हैं, पिटाई भी हुई है। अब देखना होगा जांच में क्या निकलकर सामने आता है, आखिर स्याही फेंकने वाला शख्स कौन है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नगर निगम चुनावों में बीजेपी ने अकेले लड़ने का फैसला लिया, जिसको लेकर अब बीजेपी के इस फैसले पर जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला का एक बयान सामने आया। रिपोर्ट देखिए। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला सिरसा के बुढ़ाना गांव पहुंचे, जहां उन्होंने नगर निकाय चुनाव में बीजेपी के अकेले लड़ने के फैसले पर प्रतिक्रिया दी। अजय सिंह चौटाला ने कहा कि हमने पूरी ईमानदारी के साथ बीजेपी के साथ गठबंधन का धर्म निभाया है। अलग अलग चुनाव लड़ने का ये बीजेपी का फैसला है। हम तो गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहते थे और इसके लिए पूरी तैयारी भी कर ली थी, लेकिन बीजेपी के कुछ नेताओं ने अकेले ही चुनावी रण में उतरने के लिए रणनीति तैयार की थी, जिसका पार्टी की मीटिंग में फैसला ले लिया गया। अब दोनों पार्टियां नगर निकाय चुनाव अलग अलग लड़ेंगी। जेजेपी पार्टी भी सिंबल पर चुनाव लड़ेगी और सभी जगहों पर अपने प्रत्याशी उतारने का काम किया जाएगा। अब उनका पार्टी का ये निर्णय है कि हम ये चुनाव फ्रेंडली लड़ेंगे और अलग लड़ेंगे, तो ये उनका निर्णय है, वो फ्रेंडली लड़ लेंगे। हमारी तरफ से किसी ने कभी आज तक कहा हो कि हम इंडिपेंडेंट लड़ेंगे तो बताओ। अजय चौटाला का कहना है कि दोनों पार्टियों को मर्यादा में रहकर ही अपना अपना चुनावी अभियान शुरू करना चाहिए। जेजेपी पार्टी गाँव की नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के लोगों की पार्टी है। हमारी पार्टी के 10 विधायक जहाँ से चुने गए हैं, उनमें ग्रामीण और शहरी दोनों तरह के क्षेत्र आते हैं। अब निकाय चुनाव में देखना होगा कि दोनों की पार्टियां किस रणनीति के तहत आगे बढ़ती हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद दोनों पार्टियों का गठबंधन हुआ और निकाय चुनावों को लेकर आस यही थी कि दोनों पार्टियां गठबंधन में चुनाव लड़ेंगी, लेकिन अब अकेले अकेले चुनाव भी लड़ रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आय से अधिक संपत्ति के मामले में कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान किन्हीं कारणों से गवाही नहीं हो पाई और इस मामले को लेकर अजय चौटाला की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। आय से अधिक संपत्ति मामले में चौटाला परिवार की मुश्किलें पहले से ही बढ़ी हुई है। अभय चौटाला के बाद अब आय से अधिक संपत्ति मामले में अजय चौटाला के केस को लेकर भी सुनवाई हुई है। अजय चौटाला का आय से अधिक संपत्ति मामला भी सुर्खियों में आ चुका था। मामले में आज गवाही नहीं हो पाई। 2 गवाह पेश किए गए थे। एक ने खराब सेहत का हवाला दिया, दूसरे गवाह ने कुछ डॉक्यूमेंट्स पहचानने में असमर्थता जताई। आय से अधिक संपत्ति के मामले में अजय चौटाला ने बयान भी दिया है। हिसार पहुंचे अजय चौटाला ने कहा कि बहुत गवाही अभी बाकी है। इस मामले में पहले ही ओपी चौटाला को सजा सुना दी गई है। ओपी चौटाला को 4 साल की सजा सुना दी गई थी। अभय चौटाला के मामले में भी आगे की तारीख दे दी गई है। अब अजय चौटाला के मामले में गवाही नहीं हो पाई, लेकिन अगली सुनवाई अब 2 जुलाई को होगी। इस सुनवाई के दौरान क्या कुछ देखने को मिलता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। मामले में अभी तो तारीखें हैं, मेरा तो फैसला बहुत दूर है। अभी तो मेरी तो 100 के करीब तो एविडेंस पड़ी है बाकी। तो अब देखना होगा अगली सुनवाई के दौरान क्या होता है, क्योंकि इस सुनवाई के दौरान गवाही ही नहीं हो पाई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नेपाल के तारा एयरलाइन के विमान में सवार सभी 22 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है और अभी तक 14 से ज्यादा शव बरामद हो चुके हैं। इनमें भारतीय भी है। देखिए। नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान में सवार सभी यात्रियों के मारे जाने का डर है। इस विमान की दुर्घटना स्थल से मृतकों के शव निकाले जाने के बीच आशंकाएं तेज हो गई हैं। नेपाल के पहाड़ों में दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान के मलबे से अब तक 14 मृतकों से ज्यादा के शव बरामद किए गए। इस विमान में 22 लोग सवार थे, जिनमें 4 भारतीय शामिल थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नेपाल के नागरिक उड्डयन अधिकारी के हवाले से जानकारी सामने आई कि दुर्घटना के एक दिन बाद अब तक 14 से ज्यादा शव बरामद किए जा चुके हैं। बाकी बचे लोगों की तलाश जारी है। मौसम बेहद खराब है, लेकिन
टीम क्रैश साइट पर पहुंच गई है और दूसरी फ्लाइट की संभावना नहीं है। क्रैश की जगह उत्तर पश्चिमी नेपाल में मस्टैंग जिले के थेसांग में सानोस्वार भीर पर 14,500 फीट की ऊंचाई पर मिली। विमान के खोने के करीब 20 घंटे बाद दुर्घटना की जगह मिल सकी। ये टर्बोप्रॉप टर्बिन ऑटर 9N विमान तारा एयर ऑपरेट कर रही थी और पोखरा से रविवार सुबह 10 बजे उड़ान भरने के कुछ मिनट बाद उसका संपर्क टूट गया। कनाडा में बना हुआ ये विमान पोखरा से जामसोम जा रहा था, जो केंद्रीय नेपाल का एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल है। आपको बता दें, नेपाल में दुनिया के 14 सबसे ऊंचे पहाड़ों में से 8 मौजूद हैं। इनमें एवरेस्ट भी शामिल है। यहाँ रिकॉर्ड संख्या में कई हवाई दुर्घटनाएं होती हैं। इतवार के दिन इस विमान का संपर्क टूट गया था और उसके बाद माना यह जा रहा था कि हो सकता है विमान दुर्घटना का शिकार हो गया हो। अब मलबा मिला के और यहां से शव निकाले जा रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। चीन के सबसे बड़े महासागर शंघाई में लॉकडाउन के जो हालात हैं, चीन में लगातार ये देखा जा रहा है कि चीन की तरफ से महासागर पर कब्जा जमाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नीति अपनाई जा रही है। तो वहीं चीन अपने देश के अंदर लॉकडाउन से कोरोना से निपटने की रणनीति अपना रहा है। दोनों की तरफ अब चीन की वाहवाही नहीं हो रही, बल्कि चीन की दोनों ही नीतियों पर सवाल उठ रहे हैं। पहले बात करते हैं शंघाई की। चीनी शहर शंघाई कोविड-19 लॉकडाउन के 2 महीने के बाद धीरे धीरे फिर से खुलने की ओर बढ़ गया है। जबकि राजधानी बीजिंग ने प्रतिबंधों को बनाए रखा, शंघाई का मुख्य लक्ष्य बुधवार से अपना लॉकडाउन खत्म करना है। अधिक लोगों को उनके घरों से बाहर निकलने की अनुमति दी गई। पिछले सप्ताह में अधिक व्यवसायों को फिर से खोलने की अनुमति दी गई। हालांकि अधिकांश निवासी बड़े पैमाने पर अपने अपार्टमेंट परिसर तक ही सीमित हैं और अधिकांश स्टोर डिलीवरी तक ही सीमित हैं। शंघाई नगर स्वास्थ्य आयोग के उपनिदेशक की ओर से ये कहा गया कि सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहने, इकट्ठा न हो, सामाजिक दूरी बनाए रखें। COVID प्रतिबद्धता की ओर से दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया है, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को हिला कर रख दिया है। जारी आंकड़ों में आर्थिक प्रभाव स्पष्ट था, जिसमें दिखाया गया था कि औद्योगिक फर्मों में अप्रैल का मुनाफा सालाना 8.5% गिर गया। 2 साल में सबसे तेज गिरावट देखी गई। कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी और आपूर्ति श्रृंखला अराजकता के कारण कोविड-19 प्रतिबंधों के कारण लाभ मार्जिन कम हो गया और बाधित हो गया। तो कोरोना से निपटने के लिए चीन की तरफ से जीरो कोविड पॉलिसी अपनाई जा रही है। इसी बीच चीन लगातार प्रयास ये कर रहा है कि चीन के आसपास का जो समुद्री इलाका है वो ज्यादा से ज्यादा चीन के कब्जे में रखे। इन दोनों ही नीतियों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन की खूब किरकिरी हो रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पंचकुला में आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखे गए स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की तरफ से प्रदर्शन किया गया। अपनी मांगों को लेकर आउटसोर्स कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया और मांग इनकी तरफ से ये की गई है कि उन्हें वक्त पर सैलरी नहीं मिलती, वक्त पर कम से कम सैलरी दी जाए। पंचकुला के रायपुर रानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने प्रशासन और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के मेन दरवाजे पर सभी कर्मचारी हड़ताल पर बैठ गए, जिसके चलते रायपुर रानी अस्पताल का कामकाज ठप हो गया। कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें जल्द उनकी सैलरी दी जाए। 50 किलोमीटर दूर से आके यहाँ वर्क करने के लिए आते हैं और हमारे साथ वाले कुछ ऐसे भी है जिनके परिवार में सिर्फ अकेला कमाने वाले अपने घर परिवार का खर्चा भी चला रहा है जो, और 2 महीने से सैलरी नहीं डली। इसके लिए क्या कर सकते हैं? किस कर्मचारी का ध्यान रखा जा रहा है? ये ड्रेस तक नहीं सिलवा सकता कोई किसी है, कोई आज तक ड्रेस का कपड़ा नहीं मिला किसी को दोबारा। ड्रेस भी अपने घर से सिलवा रहे हैं वर्कर। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम सेक्टर 3 में सभी कर्मचारी इकट्ठा होकर प्रदर्शन करेंगे। कर्मचारियों ने कहा कि सैलरी न मिलने के कारण घर का खर्च चलना मुश्किल हो रहा है। आउटसोर्स कर्मचारियों की तरफ से कहा यह गया है कि उन्हें समय पर सैलरी नहीं मिलती, उनके लिए घर खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। वो चाहते हैं कि उन्हें समय पर सैलरी दी जाए, क्योंकि उनका घर खर्च चलाना इसलिए मुश्किल हो रहा है क्योंकि उन्हें 3-3 महीने बाद सैलरी मिल रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए उन बच्चों को अपना संदेश दिया जिन्होंने कोविड महामारी में अपने माता पिता को खो दिया है। माता पिता के साय के बगैर ये बच्चे कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और इसके लिए प्रधानमंत्री ने उन योजनाओं से अवगत भी करवाया जिनसे इन्हें फायदा होगा। जिन बच्चों ने कोविड महामारी के दौरान अपने स्तर से माता पिता का साया खो दिया है, उनके लिए एक सरकारी योजना लॉन्च की गई थी। प्रधानमंत्री की ओर से भी इस योजना के बारे में बताया गया, जिसके तहत छात्रवृत्ति, स्कूल की ड्रेस, कॉपी किताब के अलावा 18 साल से लेकर 23 साल तक उच्च शिक्षा के लिए भी
स्कॉलरशिप देने की योजना बनाई गई है। ऐसे बच्चों को सरकार और प्रशासन की तरफ से पूरा सहयोग भी दिया जाएगा और आज भी कुछ बच्चों को सहायता के लिए चेक भी वितरित किए गए। जिला स्तर पर जिलाधिकारियों ने व अन्य विशिष्ट व्यक्तियों ने मुख्यमंत्रीगण, अन्य MP, MLA, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा कि अब उन बच्चों के अभिभावक उनकी माँ भारती है, पूरा देश उन बच्चों के साथ लगा है। जिन लोगों ने इस योजना के तहत फॉर्म भरे थे उन्हें भी जल्द ही सभी योजनाओं का फायदा मिलेगा। झज्जर में DC ने खुद इस बात की जानकारी दी थी। भविष्य में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी न आने देने का भी आश्वासन दिया गया। तो योजनाओं की जानकारी प्रधानमंत्री मोदी ने दी और कहा कि वो बच्चे जिन्होंने अपने माता पिता को कोरोना काल में खो दिया है, सरकार उनकी मदद के लिए तैयार है। बात करते हैं UPSC के रिजल्ट की। UPSC सिविल सेवा फाइनल परिणाम 2021 की घोषणा कर दी गई। इस बार UPSC में श्रुति शर्मा ने टॉप किया है। रिपोर्ट देखिए। UPSC 2021 का परिणाम आ चुका है। सिविल सेवा परीक्षा 2021 में श्रुति शर्मा ने टॉप किया है। श्रुति शर्मा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पूर्व छात्रा रही हैं। दूसरे नंबर पर अंकिता अग्रवाल और गामिनी सिंगला रही हैं। खास बात यह है कि इस साल तीनों ही टॉपर लड़कियां बनी हैं। UPSC 2021 टॉपर्स लिस्ट में पहली 4 लड़कियां हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सफल उम्मीदवारों को बधाई दी, उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। बता दें UPSC CSC प्रारंभिक परीक्षा 10 अक्टूबर 2021 को हुई थी और परिणाम 29 अक्टूबर को जारी किए गए थे। मुख्य परीक्षा 7 से 16 जनवरी 2022 तक आयोजित की गई थी। परिणाम 17 मार्च 2022 को घोषित किए गए। साक्षात्कार परीक्षा का अंतिम दौर था, जो 5 अप्रैल से शुरू हुआ, 26 मई को संपन्न हुआ था। तो UPSC का रिजल्ट आ गया और इस बार एक बार फिर लड़कियों ने बाजी मारी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। इन दिनों यमुना नदी की हालत दयनीय हो गई है। आलम यह है कि यमुना सिर्फ एक छोटे से गंदे नाले में तब्दील हो गई है। देखिए खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें सोनीपत से सामने आई, जहां यमुना नदी की हालत दयनीय बनी हुई है। ये तस्वीरें किसी गंदे नाले की नहीं, बल्कि देश की दूसरी बड़ी नदी कही जाने वाली यमुना की है, जो आजकल नाले में तब्दील हो गई है। कभी कई राज्यों की लाइफलाइन कही जाने वाली यमुना में आज पशुओं के पीने तक का पानी नहीं है। अगर है तो वो पूरी तरह से सड़ चुका है। यमुना नदी इलाके में किसान खेती करने लगे हैं, लेकिन पानी की कमी की वजह से वहां पर भी मायूसी हाथ लग रही है। सोमवती अमावस होने के चलते लोग नहाने के लिए दूर दूर से पहुंचे, लेकिन उन्हें भी निराशा हाथ लगी। सभी ने कहा कि पानी नहीं है, लेकिन परंपरा है, इसे चालू रखने के लिए यमुना पर नहाना जरूरी है। सरकार भले ही नदियों के बचाव और रखरखाव के लिए प्रयास कर रही हो, लेकिन यमुना नदी के हालात देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकारी बाबू केवल अपने दफ्तरों और फाइलों में नदियों का बचाव कर रहे हैं। अब देखना होगा प्रशासन कब तक यमुना में पानी पहुंचाता है। चांदहट थाना क्षेत्र में बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से 17 साल के 12वीं कक्षा के छात्र की 11,000 वोल्टेज बिजली लाइन की चपेट में आने से मौत हो गई। पुलिस ने मृतक छात्र के पिता की शिकायत पर बिजली विभाग के SDO, JE और 2 लाइनमैन के खिलाफ मामला दर्ज किया है। रिपोर्ट देखिए। बेला गांव के रहने वाले धर्मचंद ने एक शिकायत दर्ज कराई। शिकायतकर्ता परिवार सहित खेतों में रहता है। खेतों पर मकान के पीछे 11,000 वोल्ट बिजली की लाइन बिल्कुल नीचे से गुजर रही है, जो कि जमीन से लगभग 4-5 फुट की ऊंचाई पर है, जिसकी शिकायत पीड़ित ने कई बार अलावपुर चौक से बिजली विभाग के दफ्तर में 17 मई को दी थी। जिस संबंध में लाइन को ऊंचा करने के लिए JE सतीश चैची ने लाइनमैन सोनू और हरिओम से कहा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। सोमवार सुबह पीड़ित का बेटा कुलदीप ट्यूबवेल पर नहाकर आ रहा था और वो बिजली की लाइन से नीचे गुजरने लगा। उसी दौरान कुलदीप को बिजली की लाइन ने अपनी चपेट में ले लिया, उसे करंट लग गया। लिखित में शिकायत दी कि मेरे लड़के की मृत्यु बिजली बोर्ड के कर्मचारियों द्वारा लापरवाही करने से हुई। पीड़ित आनंद फानम में अपने बेटे को लेकर इलाज के लिए सिविल अस्पताल पहुंचा, जहां डॉक्टर्स ने कुलदीप को मृत घोषित कर दिया। पीड़ित ने शिकायत में कहा कि उसके बेटे की मौत SDO पंकज, JE सतीश चेची, लाइनमैन सोनू और हरिओम की लापरवाही की वजह से हुई। अगर समस्या का समय रहते समाधान हो जाता तो उसका बेटा आज जिंदा होता। तो विभाग पर लापरवाही के आरोप लगे हैं और कहा यह जा रहा है कि विभाग के अधिकारियों से शिकायत की गई थी, लेकिन शिकायत पर सुनवाई नहीं हुई। खबरों में आगे बढ़ते हैं। करनाल जिले से एक युवक की हत्या का एक मामला सामने आया, जहां तेजधार हथियार से 15 से 20 लोगों ने हमला बोल दिया। क्या ये पूरा मामला है, रिपोर्ट में देखिए।
हरियाणा के करनाल जिले के बांसो गेट पर एक युवक की हत्या कर दी गई। बर्थडे पार्टी से ये युवक घर लौट रहा था। तेजधार हथियार से इस पर हमला हुआ और घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। दरअसल मृतक के दोस्त ने बताया कि उनके दोस्त का जन्मदिन था, जिसमें उसने अपने स्कूल के दोस्तों को बुलाया था। जब वो घर चले गए तो कुछ समय के बाद अमन का फोन आया कि उन्हें चाकू से हमला कर घायल कर दिया गया और उन्हें यहाँ आकर ले जाओ। जब दोस्त वहां पहुंचे तो उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे गंभीर बताया और दूसरे को मृत घोषित कर दिया। ये डीजे का ऊपर बर्थडे में आए हुए था एक यार दोस्त का, मैं वहाँ डीजे पर लड़ाई होगी, लड़ाई होने पर इसका हत्या कर दिया। अभी पोस्टमार्टम होने के बाद तफ्तीश के दौरान जिसके खिलाफ सबूत गुजरेगा उसको गिरफ्तार किया। अब मृतक के दोस्त का आरोप है कि हमला करने वाले सभी युवक बांसो गेट के रहने वाले हैं। वो सभी को जानते हैं। फिलहाल पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया। मामले की जांच जारी है।